सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting to the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. अब देखो, आप लोगों को ये लगता होगा कि सर द हिंदू नवंबर, कल जो हम लोगों ने बातें की थी कि सर नवंबर का पढ़ना है, दिसंबर का पढ़ना है, ये कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि सर अगर क्लैट आईलेट के लिए बात करें तो आईलेट 11 दिसंबर को एडमिट कार्ड भी निकल चुका है अभी तक। तो जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया, कर लो, सेंटर देख लो, अभी से ही फ्रेश रहो, क्यों टेंशन पालना है बात के लिए ना। तो अभी देख लो, उसको कंफर्म करो। एंड ये लगता है कि सर नवंबर का जीके नहीं आएगा, कब का जीके आएगा। ये एक बात बताओ, आज के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो पुराने टॉपिक हैं, वो आज न्यूज में आ रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, बस इसलिए न्यूज में है। वो तो स्टैटिक टॉपिक है, वो वैसे भी पूछेगा एग्जाम में अगर उसे पूछना होगा तो लेटर ऑन विल टेल कि हाँ सर ये करंट अफेयर्स नहीं है। बट अभी के लिए क्या जरूरी है कि सर इन टॉपिक्स को आप एज ए स्टैटिक टॉपिक देखो और करंट अफेयर्स में उसका एड ऑन कर दो बस। और नेक्स्ट ईयर जो भी देंगे HM, स्लैट, MH सेट, DU, इन सब के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है इनडायरेक्टली, डेज एंड डेट्स के पर्सपेक्टिव से, पर्सनैलिटी न्यूज, केस लॉज, इनके पर्सपेक्टिव से ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं आज क्या क्या चीजें आई हैं। वैसे द हिंदू आजकल कुछ खास नहीं दे रहा है आपको, इलेक्शन कमीशन के पीछे सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, सर्च चार्ज सेसेस पे बातें हो रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत फैंटास्टिकली लिखे हुए हैं एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन टू रीड इट। तो पहला टॉपिक है हमारा नेशनल मिल्क डे। इसके रिगार्डिंग क्लैट के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और आईलेट ने पहले पूछा भी है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो दोनों ही एग्जाम का ये कहीं ना कहीं फेवरेट रहा है। लचित बोरफुकन जो भी द हिंदू पढ़ते हैं वो ये तीसरी बार देखेंगे ये न्यूज, क्योंकि द हिंदू के लास्ट पेज पे लचित बोरफुकन के बारे में बहुत कुछ आता है और आज तो मोदी जी का भी आर्टिकल आया उसमें, तो पढ़ेंगे अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, राइट, एंड जिसे हम लॉ डे भी कहते हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे इसमें क्या क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पढ़ना है तो बाबा साहेब का दिन है आज, राइट। एंड इनके रिगार्डिंग हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अंबेडकर सर्किट, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी कुछ एडिशन कर लिया है, तो दोनों एक साथ मर्ज हो जाएगा। एंड एनरिका लेक्सी केस बहुत छोटा सा, एकदम इतना सा आया है द हिंदू में, एकदम इतना ही आया ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पेनल्टी इंपोज की है कि 5,09,000 विक्टिम्स को देने हैं। एनरिका लेक्सी केस, जब भी आप आईपीसी पढ़ते हो सेक्शन 3, सेक्शन 4, राइट, जब आप जुरिस्डिक्शन की बात करते हो कि आईपीसी कहाँ कहाँ लगेगा, तो 4 में जब ऐसे ही आते हो आप तो मरीन टाइम जुरिस्डिक्शन की बात होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर ये लैंडमार्क केस होता है, एनरिका लेक्सी केस। हर जगह लिखा जाता है, इटली मरीन केस, हर एक लॉ बुक्स में मिल जाएगा, लॉ क्लासेस में मिल जाएगा। और यहाँ से इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन बनता है, जहां पर SEZ क्या है, कॉन्टिनेंटलशिप, ये सब चीजों को अच्छे से देखेंगे और केस लॉ देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है अगर सीए में नहीं फ्रेम हुआ तो ये क्वेश्चन आपको लीगल में भी फ्रेम हो जाएगा। तो देयर इज नो सच थिंग्स लाइक कि लीगल में नहीं बन सकता, सीए में बनेगा, ये दोनों में बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिगार्डिंग आई रिकमेंड सम आर्टिकल्स, प्लीज उन्हें पढ़ लेना, प्लीज अच्छे से पढ़ना, ये बहुत हेल्प करेगा एंड गिव यू सफिशिएंट लिंक्स कि अभी तक जिसने केस लॉस पढ़े हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे ऐड ऑन हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो पहला है नेशनल मिल्क डे। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू सेलिब्रेट द नेशनल मिल्क डे टू कमेमोरेट 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है और अमूल ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया इस चीज को। तो इसमें 2-3 चीजें हैं दैट आई विल एड ऑन, लाइक पर्पसफुली मैं उसमें ऐड करूंगा, लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिंक स्टैब्लिश नहीं होगा। आई एम क्लियरली सेइंग दिस, लिंक स्टैब्लिश नहीं होने वाला उसमें, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लैट का सैंपल पेपर जिन लोगों ने देखा है उन लोगों के लिए स्पेशली कि सैंपल पेपर में देखना कैसे फ्लड्स को पाकिस्तान से जोड़ा, एंसो एल नीनो से जोड़ा, और एल नीना और ला नीना हम लोगों ने कल पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा है ला नीना एंसो। तो प्लीज जिन लोगों ने मिस किया एक बार पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले लिंक करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक क्या है हमारा, मिल्क डे, ठीक है। मिल्क डे और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को हम कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन,
इतना क्लियर होगा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये जो पहले भी देखा था, दैट्स व्हाई आई डिडंट माइंड राइटिंग लाइक दिस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके साथ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में थे एमएस स्वामीनाथन। एंड वर्ल्ड की बात करें तो आपको, यस, एमएस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड की बात कर ली नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया की बात कर ली एमएस स्वामीनाथन। अब इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करोगे ना ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आता है, दैट इज द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू, आई डोंट थिंक कि ये विजिबल होगा आप लोगों को, लेट मी राइट इट अगेन तो ज्यादा क्लियर रहेगा चीज यहाँ पे। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, तो ये चीजें लिंक हो जाती क्योंकि जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, सेकंड थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं चीज को कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडियन हिस्ट्री से। सेकंड प्लान आया था इंडिया में, सेकंड प्लानिंग कमीशन आया, तो उस टाइम पे इंडिया का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बात की थी एग्रीकल्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड, ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बातें शुरू होने लगी। तो इन दोनों का आपको क्या याद रखना है, प्लान ईयर। 1950 ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हुआ था ये प्लान ईयर। और प्लानिंग कमीशन के पीछे जो कमिटीज बैठी थी उसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान बना था आपको 1944-45 के टाइम। और उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, सरकार को प्लान करके खर्च करना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर आया फर्स्ट रिवॉल्यूशन में, फिर उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया आपने एग्रीकल्चर के बाद। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये रिकमेंड किया गया कि सर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज दोनों को साथ साथ ग्रो कराएं। और इसी बीच कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, जिसके फादर इंडिया में बनते हैं एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में बहुत सारी चीजें लेके आया, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद ही कुछ ऐसे स्टेट्स थे, सभी जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया, नॉर्थ इंडिया के भी कुछ पार्ट में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आ पाया। उसमें से एक पार्ट है आपका पंजाब, हरियाणा, आज का हरियाणा अगर बात करें तो, एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी। पूरा भी नहीं आया था, बहुत कम जगह पे ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सप्लोर कर पाया, व्हीट ग्रेन इन सब के मामले में, राइट। और एक बार आई सजेस्ट कि एक बार पढ़ना है स्टोरी, कभी टाइम मिले तो। ग्रीन रिवॉल्यूशन हर जगह नहीं आ पाया, तो कुछ ही आया। तो ये जिन स्टेट्स में आया है ये रिच स्टेट्स हो गए। आज के टाइम पे देखना कि पंजाब का एग्रीकल्चर और बिहार का एग्रीकल्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वहां कभी पहुंच ही नहीं पाया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं चीजों को कॉस्टली कर रहा था। जिनके पास बड़े लैंड है वो तो खरीद लेंगे सीड्स आराम से, उनके लिए तो अफोर्डेबल है। अब सपोज करो ना कि तुम्हारे पास लाइक इतना बड़ा लैंड है, तो तुम इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सीड्स ऐड करोगे तो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, बाई प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली। अब जहां पर लैंड पूलिंग है ही नहीं, छोटे छोटे लैंड से, तो वो उतने बड़े महंगे सीड्स खरीद के क्या करेंगे, किसी काम का नहीं है वो। तो वहां पर ये चीज महंगी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, और यहाँ पर सस्ती थी, यहाँ पर अफोर्ड कर सकते थे लोग। तो डेट्स वाई कि कुछ ही स्टेट्स में आ पाई, ये हर जगह नहीं आ पाया। सबसे बड़ा इशू था लैंड पूलिंग, लैंड पूलिंग हुई नहीं अच्छे से, लैंड सीलिंग नहीं थी उस टाइम पे। लैंड सीलिंग भी इंडिया में 1970s ऑनवर्ड इवन आज तक चल रहा है लैंड सीलिंग। तो आई गेस कि इतना सबके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो एक बार तो बताना। और बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये मिल्क डे, ऐसे हल्के मत लेना केवल कि हाँ वर्गीज कुरियन पढ़ लिया, वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ लिया, काम खत्म। उन टॉपिक्स को रिलेट करो चीजों को, विल हेल्प यू। और ऐसे रिलेट किया है क्लैट ने, जब क्लैट का सैंपल पेपर पढ़ोगे तो उन लोगों ने बहुत डीपली रिलेट किया इन चीजों को। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे आते हैं, कॉपरेटिव्स पे बढ़ते हैं। इतना तो सबने देख लिया। अब एक काम कर लेना, फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट, यहां पर लिख ही देते हैं, फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट एक चीज मेंशन करना, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, एंड सेकेंड इज ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। और
एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन जो कि एससीओ की मीटिंग में शी जिनपिंग ने बोला था कि जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल की बात करें, जितने भी कंट्रीज हैं और उनके यहाँ इस टाइप की कलर रिवॉल्यूशन जैसी चीजें होती हैं, जैसे ट्यूलिप, जैस्मिन, तो वो प्रॉब्लम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के लिए। तो बहुत मतलब बेतुकी बातें थी कि भाई आज के टाइम पर डेमोक्रेसी सब चाहते हैं कि आए अच्छे से। आप चाइना जैसी कंट्री वो नहीं चाहेगी। तो अब इसमें रेस्ट्रेन की बात की थी उन लोगों ने, तो एक बार देखना। और ये वीडियो 19 सितंबर की वीडियो से अच्छे से देख लेना प्लीज। अब आगे आते हैं। ये येलो और ब्लू तो देख ही लोगे, येलो रिवॉल्यूशन फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ये आपका सरसों से रिलेटेड है, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन में, व्हाइट रिवॉल्यूशन में और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। ये एक्स्ट्रा चल रहा है, इसमें उसमें एडिशन में नहीं है। अब आते हैं मिल्क डे के बाद एक चीज आती है इंडिया में। जब मिल्क रिवॉल्यूशन आ रहा था तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया था जिसे कहते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अमेंडमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, पहली बात। दूसरी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पढ़ोगे तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, आई आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव। आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो उनके प्रोडक्ट, बाकी कभी देखने की कोशिश नहीं की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, लेट्स सपोज कि आप और हम हैं, ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम क्या करेंगे कि आपस में मिलेंगे और हमारे पास बहुत बड़ा लैंड है, मतलब लाइक मेरे पास सम पार्ट ऑफ लैंड है। लेट्स सपोज कि मेरे पास 1 यूनिट लैंड है, तुम्हारे पास 2 यूनिट, किसी के पास 3rd यूनिट, किसी के पास 4th यूनिट। तो हम अगर तीनों मिल जाए तो 4, 3 एंड 1, 7 एंड 8 एंड 2, 9 यूनिट्स लैंड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि चारों लोग आपस में आए और कहा कि भाई हम चारों लैंड मिलाते हैं, तो लैंड पूलिंग कहा जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड पूलिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंड पूलिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड पूलिंग। तो हम लोगों ने लैंड पूल कर ली चारों लोग आपस में। अब लैंड पूल कर लिया तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि भाई अब लैंड एक आ गया तो थोड़े पैसे डालते हैं और कुछ इस टाइप की प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जिससे एग्री उससे मतलब प्रोडक्ट आए, कुछ कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिससे हमारे पैसा आए कुछ, तो ताकि आपस में बांट सकें और प्रोडक्ट जनरेट कर सकें। वी कैन स्टार्ट अ कंपनी बेसिकली, राइट। तो इस तरह की सोसाइटीज को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। बट अभी के लिए आप इतना जानो, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बच्चे पूछते हैं सर कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे मत पढ़ो। 42nd, 43rd, 73rd, 74th, 72nd, 97, 44, 101, 103, 105 जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं उन पे फोकस करो। एंड 99 एनजैक वाला तो वो तो करना ही करना है। चलो आगे देखते हैं। 97 तक देख लिया, अब लैंड पूलिंग देख लिया, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर एग्जांपल क्या होगा? सबसे बड़ा एग्जांपल डेली यूज करते हो सुबह सुबह, दैट इज द अमूल। अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 1960 आई गेस 1960s या 70s में ये बना था, एक बार क्रॉस चेक करना। एंड ये जो बना था वो एक गांव था आनंद, गुजरात में ही है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का फुल फॉर्म है। तो आनंद गांव में लोग आए, उन्होंने साथ किया और इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। अब ध्यान दो, कुछ ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे लिज्जत पापड़। ये यूज करते होगे आप लोग डेली लाइफ में, इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ऐसे बहुत सारे हैं। अगरबत्ती में देखोगे बहुत सारे इंसेस्टिक्स जिसको लोग बोलते हैं, तो अगरबत्ती ले लो, लिज्जत पापड़ ले लो, अमूल ले लो, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब तो अमूल हर चीज का प्लेयर है। तो दैट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। ये बताता है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन का सक्सेस। तो इसमें क्या है कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फैमिली को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब बढ़ता है, मतलब जॉब मिलने लगते हैं लोगों को, पैसा आता है। तो ये दिस इज अ वेरी फाइन कॉन्सेप्ट आई गेस। और आर्टिकल 19 तो पढ़ ही लेना साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब आई गेस कि इतना पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन करना, और टॉपिक क्लियर हो तो जस्ट वो भी मेंशन करना कि हाँ बॉस मिल्क डे पूरा क्लियर हो गया। मिल्क डे ऐसे खाली पीली नहीं कि कुछ भी आया देख लिया काम खत्म किया, या अमूल वाली वो लड़की देख ली तुम लोगों ने और खुश हो गया कि हाँ चलो भाई क्लियर है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये मिल्क डे में ही कि आगे क्या क्या इसमें फैक्ट्स है। नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया November 26
तो नवंबर 26 में 2 दिन हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और एक मिल्क डे, राइट। और मिल्क डे में ये वाला एस्पेक्ट मत भूलना प्लीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुरियन वाज आल्सो कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया as his ideas and efforts to build a system of farmer cooperatives helped to transform the country from a importer of dairy product to the world largest milk producer। मैंने बात की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अमूल, दिस वाज द मैन बिहाइंड दिस। ये कोऑपरेटिव जो बन रही हैं आजकल, इतना जो डेवलपमेंट, खैर कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, देयर इज अ नीड, और अभी भी उतना इंडिया कोऑपरेटिव्स में आगे नहीं जा पाए, वी नीड टू डू मोर। तो ये बात थी वर्गीस कुरियन के बारे में। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप मिस करते हो, यू टेंड टू मिस, तो अब उसमें क्या करना है, कोऑपरेटिव्स में इसका इतना पार्ट ऐड कर लेना है, काम अपना हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। अच्छा, ये 5 ईयर प्लान से मेरे माइंड में एक चीज और आई अभी कि हम इसको एक जगह और ऐड कर सकते हैं ले जाके। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, प्लानिंग कमीशन, राइट। अब ये तो DULLB के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है ये वाली। प्लानिंग कमीशन में अभी कौन सा चल रहा है, नीति आयोग, ठीक है, जो पता नहीं क्या ही काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का डेट याद कर लेना, 14-15 में ये बना था, तो इतनी कर लेना, बस काम खत्म। वैसे भी ये नया है तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि कब होगा, कब कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें, फॉर हिज रिलेंटलेस सर्विस इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं भाई। रमन मैग्सेसे मिला है 1963 में, पद्मश्री मिला है 65 में, पद्म भूषण 66 में, वर्ल्ड फूड प्राइज 89 में और पद्म विभूषण 99 में। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बॉस। सिग्निफिकेंस, नेशनल बिग डे रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर मिल्क। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद इन 22% ऑफ द ग्लोब सिंस 1970s में। बोला अमूल के टाइम पे यही टाइम था वो कोऑपरेटिव्स का आना, फॉलोड बाय द यूएस, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राजील। बस फैक्ट्स पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे की हिस्ट्री। एंड प्लीज ये प्लानिंग कमीशन वाला कॉन्सेप्ट भी मत भूलना साथ साथ, क्योंकि अगर प्लानिंग कमीशन नहीं होता तो शायद सेकंड 5 ईयर प्लान भी नहीं आता, फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी नहीं आता, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं आता तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, और उससे कनेक्ट होता है मिल्क डे और मिल्क रिवॉल्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत बड़ा। दिस इज द कंप्लीट चेन, ये चेन ब्रेक नहीं होता है कभी। चलिए आगे देखते हैं इसमें, लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन के बारे में द हिंदू बहुत दिन से फुल पेज डेडिकेट कर रहा था। आई वाज थिंकिंग कि किसी दिन तो करेंगे इसमें, बस आई वाज वेटिंग फॉर मोदी जी, तो इन्होंने बोल दिया। और आज 3 डे सेलिब्रेशन भी है, तो भाई देख ही लेते हैं। तो 3 डे सेलिब्रेशन हुआ है, 2 दिन हो गया था, एक दिन आज, 3 दिन। 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी असमीज जनरल एंड फोक हीरो लचित बोरफुकन न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये 400 याद रखना। बोरफुकन हैज बीन रिवर्ड इन असम एज द वॉरियर। अच्छा, ये लचित बोरफुकन के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी एक बार पढ़ा था व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द अहोम लीडर्स। अहोम ये आएगा, इसमें भी आएगा, ये नाम याद रखना बस। बैटल ऑफ सराय घाट में लड़ा था इन्होंने 1671 में। ही वाज चूजन एज वन ऑफ द 5 बोरफुकन्स ऑफ द अहोम किंगडम बाय किंग Charadhawaz Singha and given administrative, judicial and military responsibility unlike the Mughals who preferred in the open their massive armies. Borfukan preferred गुरिल्ला। ये गुरिल्ला वॉरफेयर बड़ा फेमस है। गुरिल्ला वॉरफेयर आपके शिवाजी के टाइम पे भी था, और गुरिल्ला का मेन यही रहता है कि रात में वॉर करना या उस पर अटैक करना, यही चीज है। देख लेना इसको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें लिंक होगा। लचित बोरफुकन डाइड अ ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ सराय घाट, तो ये ईयर याद रखना है। और जिस अहोम के बारे में बात करें तो अहोम किंगडम ऑफ असम, द अहोम किंगडम हैड बीन रिपीटेडली अटैक्ड बाय द तुर्किक एंड अफगान रूलर्स इन दिल्ली सल्तनत एंड लेटर बाय द मुगल्स। द मुगल अहोम, ये मुगल्स ज्यादा दिन कैप्चर नहीं कर पाए थे असम को। मुगल अहोम हैड बीन द सिंस 1615-16 with the first Mughal attack on Assam with the view of capturing the region. The Ahoms had ruled major parts of Assam for nearly 600 years between 1228 to 1826. Later on Britishers का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो यूज करना स्टार्ट करते हैं, ये सब चीजें हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, फ्रॉम 1615, ये फिर वही हिस्ट्री है, वो लड़ रहे हैं। फिर बैटल ऑफ सराय घाट, तो नेवल बैटल जो 1671 में लड़ी गई थी, ठीक है, मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में। तो ये चीज है, मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में 1671 में एक बैटल लड़ी गई थी, दैट इज बैटल ऑफ सराय घाट। एंड एक चीज देखना है इसमें, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो आप तिब्बत से आती है, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर को हम सांगपो बोलते हैं, राइट। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये जमुना बोला जाता है, फिर वहां पे गंगा आती है, पद्मा, फिर उसके बाद मेघना ज्वाइन होती है, फिर तीनों बनती है सुंदरबन डेल्टा। ये तो पढ़ा ही था, वैन बांग्लादेश से शेख हसीना आई थी,
तो वो चीज़ें कुछ-कुछ वहाँ से लिंक हो जाती हैं। बोरफुकन वाज़ कमांडर ऑफ अहोम आर्मी, ये कमांडर थे और अहोम की विक्ट्री के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पे। सर ये थोड़ा-सा ब्लैंक है, वैसे में तो कुछ-कुछ लिख देते थे। आई इंटेंशनली लेफ्ट दिस ब्लैंक कि बॉस कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ लाइक अ बेयर एक्ट जो बोलते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को, आई विल रादर सजेस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द होली बुक। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो शायद हम और आप नहीं होते यहाँ पे। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के कारण यू कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। आप जो क्वेश्चन करते हो या आप जो वेबसाइट, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनाप-शनाप कुछ भी बोलते हो ना, ये इसी के कारण बोलते हो। एंड द मैन बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो 1947 में 2020 और 2022 ये कहो कि 2050 का इंडिया देख रहे थे। 100 साल बाद इस देश को देख रहे थे कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि रिजिड, फ्लेक्सिबल, हर तरीके से बेहतर बनाया, परफेक्ट बनाया। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आज के डेट में कि सोसाइटी जैसे चेंज हो रही है, वी नीड टू चेंज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में जो जुडिशरी ने रोल प्ले किया बाय द केशवानंदा भारती एंड अदर केसेस, उन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड आज हम मना रहे हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली अडॉप्ट आज के दिन नहीं हुआ, मतलब 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया था, 26 जनवरी लेटर ऑन इसको पूरे कंट्री ने अडॉप्ट किया, साइन किया उन लोगों ने, और हम लोगों ने फाइनली फुल फ्लेजेड रूप से अडॉप्ट कर लिया ऑफिशियली रूप से। और 26 नवंबर को वो बन के रेडी हो चुका था, यहाँ बस तैयार है। और लगभग 1200-1300 अमेंडमेंट्स हुए। 8 शेड्यूल था, लास्ट में 12 शेड्यूल आया। भी आप लोग पढ़ते हैं 12 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स थे इनिशियली और अब मोर देन 450। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, एंड जिसमें पहला अमेंडमेंट होता है 1951 में। कभी टाइम मिले तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, ये तो खैर अनरिटन है। एंड आप फ्रांस का पढ़ोगे, फ्रेंच रिपब्लिक का, तो इसके टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट आता है। इनमें या तो 5 बार तो इनकी इंडिपेंडेंसी चेंज हुई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, इट इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। दो इट इज़ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको बिल ऑफ राइट्स के बारे में, बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है 1789 का, जिसमें बहुत सारे राइट्स दी गए। 1791 में मतलब आई गेस 10 अमेंडमेंट्स हुए इसमें, और वो फंडामेंटल राइट्स थे। बट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टार्ट ही होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, अब इसमें 18 ईयर्स की वोटिंग राइट, वोटिंग टू विमेन, मेन, एवरीवन, है ना? ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज के टाइम पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ करता है। तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करता है एट द सेम टाइम, राइट? चलिए, तो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बातें। हर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ये सोच रहा है कि हम 1 महीना पढ़ के खत्म कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ बनने में 2 साल, 11 महीने, 17-18 दिन लग गए। और आप सोच रहे हो कि 1 महीने में खत्म कर, नो, इट्स वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वेरी ब्रॉड। इट इज़ द मोस्ट पायस बुक एवर, आई विल सजेस्ट, क्योंकि ये एक तरफ से आपको रोकता भी है और दूसरी तरफ से अलाउ भी कर रहा है, तीसरे जगह से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, राइट? चलिए, पीएम पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, सेलिब्रेशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑन 26 नवंबर। इसकी लाइव भी आ चुकी है, आई वाज वाचिंग द लाइव, इट इज वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। एंड अबाउट इंडिया ऑब्जर्व्स कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस ऑन नवंबर 26 एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑन दिस ओकेजन 125th बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहेब की, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। The Union Cabinet decided to celebrate November 26 as Constitution Day। 26 कितना प्यारा कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मैन बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और मैन बिहाइंड क्यों बोल रहे हो सर बार बार, और भी लोग थे। आई एम कंप्लीटली अग्रीइंग विद दिस कि पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर साहब थे, और बहुत सारे लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे। कृष्णा मैयर साहब थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बनाया। बट जो ड्राफ्ट किया, अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट किया,
और जो आइडिया पुटअप किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आप यूसीसी का डिबेट करते हो ना आज, जो कर पा रहे हो डिबेट, ये इन्हीं लोगों के कारण कर पा रहे हो, क्योंकि दिस वाज द पर्सन्स। आज जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी, ये सब जो एक्ट है, आनंद मैरिज एक्ट, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या चीजें, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत कम में बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रॉड है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर ये तो कॉपी पेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कॉपी पेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें एडॉप्ट की गई हैं चीजें बाहर से। एडॉप्ट और कॉपी पेस्ट में बहुत अंतर होता है। सर एडॉप्ट सब बाहर से तो लिया गया, बिल ऑफ राइट्स से भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स है। अब जैसे आप बोलते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोlemnly एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा बोलते हो प्रियम्बल में। वो वी द पीपल, वो यूएस से ही लिया गया, यूएस प्रियम्बल से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अडॉप्ट की, पार्लियामेंट सिस्टम फॉर्म गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म, ये सब यूके से जो ली गई हैं। सिंगल सिटीजनशिप जो यूके से ली गई, भले यूएस में डबल सिटीजनशिप होती है, हम लोगों ने बात भी किया था इसके बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से अडॉप्ट करता है, ना कि उनके हिसाब से, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। एंड एक मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 26 जैन को, एंड ये देखा 26 जैन को ये इफेक्ट में आ गया था। सर 26 जैन को ही क्यों इफेक्ट में आया था? याद रखना, 26 जैन 1930 लाहौर सेशन चल रहा था, जिस समय पहली बार मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिजोल्यूशन, जो पढ़ते हो कोई पढ़ना, नेहरू रिजोल्यूशन, दैट वाज द परफेक्ट 11 पॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू। नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे, मोतीलाल नेहरू जी ने। लाहौर में जब तिरंगा लहराया गया तो यही बात बोली गई कि सर जब भी हमारा देश आजाद होगा, हम 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इट वाज आवर फ्रीडम डे। हम लोगों ने उस दिन तिरंगा लहराया था, तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद इसको किया गया। ड्यूरिंग दिस 2 मंथ ब्रेक द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थॉरली रीड इट इन ऑर्डर टू फाइंड एनी मिस्टेक्स, ठीक है। आप बोलते हो पेपर भी रिवाइज नहीं करना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किया था 2 महीना। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 2 years 11 months and 18 days, a total of 166 days बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट करने से पहले इन्होंने 167 दिन दिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरी टीम ने दी, ठीक है। और ये मोस्ट लोग, ये पॉइंट है, एक क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बना रहे थे वो एलीट क्लास से थे, उस टाइम की सोसाइटी के। एलीट क्लास का मतलब पैसे वाली सोसाइटी नहीं, मोस्ट एजुकेटेड, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी उतनी एजुकेटेड नहीं थी, जो खुद से आकर के, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी बिल्कुल भी। बट स्टिल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती। और आजकल के ड्राफ्ट देख लो, अभी रिसेंटली आपका ये बिल आया है, दैट वी कॉल एज अ प्राइवेसी, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, उसको बीएन श्री कृष्णा ने ही क्रिटिसाइज किया आज के पेपर में। देख पढ़ना आज के पेपर में, आई मेंशन दैट नॉट व्हाट नॉट टू बी मिस्ड आर्टिकल्स। तो बीएन श्री कृष्णा ने क्रिटिसाइज किया है उस आर्टिकल, बल्कि उन्हीं की कमिटी ने रिकमेंड किया था डेटा प्रोटेक्शन के लिए, और बीएन श्री कृष्णा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट ना, देखो कि आज के टाइम पे जो ड्राफ्ट बनने कितनी बार क्रिटिसाइज होता है, कितने मिस्टेक्स होते हैं उसमें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनाया गया, लेस टेक्नोलॉजी एंड लेस थिंग्स, और लिख के बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, कोई टाइप नहीं कर रहा था कंप्यूटर पे। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर ये देखते हैं, बी आर सिन्हा एंड नंदलाल बोस वर द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन हु डेकोरेटेड द ओरिजिनल वर्जन। बहुत प्यारा डेकोरेट किया गया, कभी दिल्ली आओगे तो बस देखना म्यूजियम में। Prem Bihari Narayan Raizada was a talented calligrapher who had prepared the original copies of Constitution, and initially it had been written in both English and Hindi and has been signed by each member of the assembly. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया था भाई साहब। अंबेडकर सर्किट, सर ये कहाँ से आ गया बीच में? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अंबेडकर साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, कुछ महीने पहले अंबेडकर सर्किट न्यूज में था, ठीक है। अंबेडकर सर्किट क्यों था? स्वदेश दर्शन स्कीम है सरकार की, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। इसमें बात की गई थी 15 टूरिस्ट सर्किट की, तो इसके साथ आपकी रामायण सर्किट भी है, नेपाल वाली। तो अंबेडकर सर्किट आई थॉट कि ऐड कर देते हैं, मे बी भूल गए हो, याद ना रहा हो, तो देख लो अंबेडकर सर्किट। अंबेडकर जी बॉर्न हुए थे 1891 में, महू सेंट्रल प्रोविंस, नाउ एमपी में। 5 cities of the tourist circuit is announced as the government are जन्मभूमि अंबेडकर बर्थ प्लेस महू, एंड शिक्षा भूमि लंदन में वाइल स्टडिंग इन द यूके, एंड और भी है, 3 और हैं, देखते हैं। एंड आई हैव अ फुल फ्लेजेड मैप ओवर दिस, तो अच्छे से देख लेंगे। दीक्षा भूमि नागपुर वेयर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, महापरिनिर्वाण भूमि वेयर डिमाइस इन दिल्ली, एंड चैत्य भूमि हिज क्रेमेशन इन मुंबई। तो ये याद रखना,
मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईलेट वगैरह के लिए। अब एक बात सुनो, अंबेडकर साहब जब लाइफ टाइम पे उन्होंने बोला था अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल 17 पढ़ लेना एक बार। मैं उन आर्टिकल्स को ही मेंशन करते जा रहा हूँ जो ये चीज़ों में मेंशन होगी। अनटचेबिलिटी, इस पे तो आपकी लीगल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। अब सोचो आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, ये हर कोई एग्री करेगा मेरे से यहाँ पे। अक्सर कहोगे सर मेरे यहाँ तो नहीं होता, तो आप मेट्रो सिटी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ के हो, टायर 3 सिटीज़ में कभी जाना, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी के लोअर स्ट्रेटा में जाना, तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो वो अनटचेबिलिटी मिलता है। और 1949 में एक असेंबली इसे फंडामेंटल राइट की तरह मनाती है और बोलती है कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरह का एबॉलिश किया जाएगा। दिस इज द पावर एंड प्योरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये है उनका पूरा महापरिनिर्वाणा भूमि दिल्ली, डिमाइस जन्मभूमि महुआ एंड दीक्षा भूमि नागपुर एंड चैत्य भूमि जहाँ पे इनका क्रिमेशन हुआ। तो 1 2 3 4 ऐसे याद रखो। अब इंडिया में तो लंदन नहीं घुसा सकते ना, ये चीज है। अब देखते हैं पे 5 लाख ईच टू द 9 विक्टिम्स ऑफ इटालियन मरीन केसेस, एनरिका लेक्सी केस टाइटल मसी मिलानो लटोरे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सर ये क्या है? देखो 2011 के आसपास, 2011-21 की बात है, जिसमें कुछ इटालियन मरीनर्स आते हैं। उनका एक शिप का नाम था, जिसका नाम है इनका शिप का नाम है एनरिका लेक्सी, इसलिए एनरिका लेक्सी केस भी बोल दिया जाता है। और ये केस टाइटल ये है। तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है ये देख लो। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, अभी जो करंट है वो है कि 5 लाख देने 9 विक्टिम्स ने 45 लाख रुपए देने इटालियन मरीनर्स को देने हैं उन लोगों को। अब क्या हुआ था देखो, 2 इटालियन मेन थे ऑन बोर्ड एंड इटालियन ऑयल टैंकर शिप पे था जिसे हम कहते हैं एनरिका लेक्सी, इसलिए एनरिका लेक्सिस केस भी बोला जाता है। 2 men were part of that tanker traveling to Sri Lanka to Egypt, ठीक है। It contained a vessel protection detachment which was an Italian contingent to protect the ship from pirates in the sea as piracy was prevalent in that area, ठीक है, पायरेसी बचाने के लिए आपने किया था। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फायर किया था इंडियन फिशरमैन पे। Upon reaching the coast, there was a thorough investigation of the incident and recording evidence done by the interrogation of the crew. The Kerala police established that the head of the VPD, Sergeant Masi Milatano Latore, and other member of VPD, Sergeant Salvatore Girone, were involved in firing and so were asked to leave the ship. They were both members of the Italian armed forces and were performing official duties as mariners. But आप उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे और हमारे जुरिडिक्शन में थे, तो आपको पूछना चाहिए था पहले कौन है, उसके बाद आप गोली चलाते। आपने पहले गोली चलाई थी। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। पहले इस मैप को अच्छे से देखना, ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ। अब देखो ये बेस लाइन है, लेट्स सपोज ये कोस्टल केरला का बेस लाइन है। अब इस वाले रीजन को हम कहते हैं, ये तो इनलैंड वाटर्स हो गया, अंदर वाला पानी हमारा वाला। फिर ये 12 नॉटिकल माइल्स है टेरिटोरियल सी, ठीक है, जो हमारा एकदम जस्ट लगता है। थोड़ा सा और जाओगे 12 नॉटिकल माइल्स कंटिन्यूअस जोन, और ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब ये हाई सीज है, हाई सीज में तुम कुछ करो हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ आओगे झंडा लगा के आओ, यहाँ आओगे झंडा लगा के आओ, ठीक है, तो ठीक है। अब मरीनर्स थे यहाँ पर, भाई इन्होंने गोली चला दी। 12 नॉटिकल माइल्स वाला याद रखना, 12 और 200 नॉटिकल माइल्स। और हाई सीज में आपके नेवीज रहते हैं, उससे पहले आपको कोस्ट गार्ड्स मिलेंगे। फिर ऊपर से चले जाओ तो ऊपर में भी 12 इधर पे टेरिटोरियल सी वाला नेशनल स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है नीचे वाला पोर्शन, एंड दिस इज द एरिया, मतलब जितना बचा कुछ एरिया है वो। तो ये अच्छे से देखना, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, ये पूरा कंटीजियस जोन जाता है, तो उसके बाद हाई सीज हो जाते हैं। और 200 नॉटिकल माइल्स वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अभी क्या हुआ, उनको दोषी पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फाइन दो। अब इसमें और क्या है सर, ये तो हम लोगों ने देख लिया, लॉ ऑफ सी के अंदर ये आपके 5 जोन आते हैं। इनलैंड वाटर्स देख लिया, टेरिटोरियल सी भी देख लिया, 12 कॉन्टिजियस देख लिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देख लिया, एंड हाई सीज देख ली, ठीक है, सभी को देखा है, अच्छे से देखा है, किसी में कोई कटौती नहीं की। अब आता है सर अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये 1982 में आया था, बस इतना जान लो सफिशिएंट रहेगा। अब ये लीगल का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो अच्छे से कर लेना प्लीज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट नॉट टू बी मिस स्कोप 27 तो चल ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजर्व बेटर। और एक बार वो पढ़ लेना, बी.एन. श्री कृष्णा ने क्रिटिसाइज किया है कि दिस बिल इज रिडिकुलस, उन्होंने इतना बोल दिया, जिस कमिटी ने रिकमेंड किया था, तो कुछ सोच के बनाओ भाई, क्या कर रहे हो, 5 साल ले लिए एक बिल बनाने में। अब क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मेघालय बिकम अ फुल फ्लेजेड स्टेट। अच्छा जब मेघालय पढ़ोगे तो बोडोलैंड पढ़ना,
बोडोलैंड इज इंपॉर्टेंट। बोडोलैंड में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट करो। अब यूजीसी है, ये मेडिसिन मेंटल हेल्थ, ये आपका आंसर इसमें बताना क्या आंसर है। ये आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस की बात की है कि कराओ आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस इंडिया @75 के नाम पे। द मलेशियन किंग ऑन थर्सडे पिक्ड अनवर इब्राहिम, ये कल ही हम लोगों ने देखा था इसका कॉन्सेप्ट और मैंने बताया भी था कि इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब बस 3 क्वेश्चंस हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल के एटलीस्ट 2 तो स्कोर करोगे। एंड वो टॉपिक्स पढ़ना, एनरिका लेक्सी केस पढ़ लेना, डू सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे, इट इज वेरी पायस डे फॉर इंडिया। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।